यह कहानी एक ऐसे गरीब परिवार की कहानी है जिसे भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता। सावित्री इस गरीबी में परिवार को जोड़े ही नहीं रखती, बल्कि गरीबी का एहसास भी नहीं होने देती। पिता की नौकरी नहीं है, वो नौकरी की खोज में है। बड़ा बेटा प्रूफ रीडिंग का काम करता है, मंझला बेटा प्राइवेट इंटर कर रहा है और छोटा बेटा बीमार है। बस जैसे तैसे घर चल रहा है। दोपहर का समय है। सावित्री ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया है और जमीन पर बैठकर शायद पैर की उंगलियां या चींटियों को देख रही है। और अचानक सावित्री को याद आता है कि उसे बहुत देर से प्यास लगी है। वह जल्दी से उठती है और मटके से पानी लेकर गट-गट पी जाती। खाली पेट होने की वजह से उसके पेट में दर्द हो जाता है और वह जमीन पर गिर जाती। लगभग आधे घंटे तक वह उसी तरह पड़ी रहती है। उसके बाद धीरे धीरे उसे होश आता है। वह उठती है, आंखों को मल मल कर इधर उधर देखती है और फिर उसकी नजर कोने में चारपाई पर सोए अपने 6 वर्ष के लड़के प्रमोद पर जाती है। लड़का नंग धड़ंग पड़ा था। उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई दे रही थीं। उसके हाथ पैर बांसी ककड़ियों की तरह सूखे और बेजान थे और उस पर अनगिनत मक्खियां उड़ रही थीं। वह धीरे धीरे उठी। उसके शरीर में अभी भी कमजोरी साफ झलक रही थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और लड़खड़ाते कदमों से बच्चे के पास पहुंची। उसने अपने पास पड़ा एक फटा पुराना गंदा ब्लाउज उठाया और बड़े ही स्नेह के साथ उसे बच्चे के मुंह पर डाल दिया ताकि मक्खियां उसे परेशान न करें। यह करते समय उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी और ममता एक साथ झलक रही थी। कुछ क्षणों तक वह वहीं खड़ी रही, जैसे उसके पैरों में जान ही न हो। उसकी आंखें बच्चे के ऊपर ही टिकी थीं। लगभग 1-2 मिनट तक वह यूं ही चुपचाप खड़ी रही, फिर धीरे धीरे मुड़ी और घर के बाहर की ओर चल पड़ी। दरवाजे तक पहुंचकर वह गेट की आड़ में खड़ी हो गई और गली की ओर देखने लगी। दोपहर के ठीक 12 बज चुके थे। सूरज सिर के ऊपर तप रहा था और उसकी तेज धूप से पूरी गली जैसे झुलस रही थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। गर्मी इतनी थी कि लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। कभी कभार ही कोई 1-2 व्यक्ति गली से गुजरता दिखाई देता। कोई अपने सिर पर तौलिया या गमछा रखे हुए होता, तो कोई मजबूती से छाता ताने हुए तेजी से कदम बढ़ाता, जैसे वह इस तपती धूप से जल्द बच निकलना चाहता हो। वे लोग बिना इधर उधर देखे फुर्ती से आगे बढ़ जाते और फिर गली में वही सन्नाटा लौट आता। सावित्री चुपचाप खड़ी यह सब देखती रही। उसकी आंखों में इंतजार था, थकान थी और कहीं ना कहीं एक गहरी चिंता भी छिपी हुई थी, जो उसके चेहरे पर साफ पड़ी जा सकती थी। वह लगभग 10 से 15 मिनट तक उसी तरह दरवाजे के पास खड़ी रही। धूप अब और तेज हो चुकी थी, जैसे आसमान से आग बरस रही हो। धीरे धीरे उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरने लगीं। उसने बेचैनी से आसमान की ओर देखा। तेज धूप उसकी आंखों में चुभ रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। फिर उसने सिर झुकाकर गली की ओर थोड़ा आगे बढ़कर झांका। तभी उसे दूर से अपना बड़ा बेटा रामचंद्र दिखाई दिया, जो धीरे धीरे घर की ओर आ रहा था। उसे देखते ही सावित्री के भीतर एक हलचल सी मच गई। वह जल्दी जल्दी अंदर आई, एक लोटा पानी भरकर रख दिया और चौके के पास नीचे रख दिया। जैसे ही उसने दरवाजे की ओर देखा, तभी रामचंद्र अंदर आ चुका था और फिर वहीं जैसे थक कर लेट गया। उसका चेहरा लाल था, आंखों में थकान साफ दिख रही थी। सावित्री की हिम्मत नहीं हुई कि तुरंत उसके पास जाए। वह थोड़ी दूर खड़ी रही, जैसे कोई डरी हुई हिरनी हो, और चिंता भरी नजरों से अपने बेटे को देखती रही। उसके मन में डर और चिंता दोनों थे। करीब 10 मिनट बीत गए, लेकिन जब रामचंद्र वैसे ही पड़ा रहा और उठा नहीं, तो सावित्री घबरा गई। बेटा, बेटा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसका डर और बढ़ गया। फिर उसने उसके सिर पर हाथ रखकर देखा, बुखार भी नहीं था। उसी स्पर्श से रामचंद्र ने धीरे धीरे आंखें खोली। पहले उसने मां की ओर थकी हुई नजरों से देखा, फिर अचानक उठकर बैठ गया और नीचे रखे लोटे के पानी से हाथ पैर धोने लगा। इसके बाद वह चौकी के पास आकर बैठ गया। सावित्री ने डरते डरते पूछा, खाना तैयार है, यहीं ले आऊं क्या? रामचंद्र ने हल्की आवाज में पूछा
बाबूजी खाना खा चुके? ये सुनते ही सावित्री थोड़ा घबरा गई, लेकिन खुद को संभालते हुए जल्दी से चौके की ओर भागी और बोली, आते ही होंगे। सावित्री थाली में खाना लेकर आई और उसके सामने रख दिया। फिर वह पास ही बैठ गई और हाथ से पंखा झलने लगी, जैसे उस गर्मी और थकान को थोड़ा कम कर सके। रामचंद्र ने थाली की ओर ऐसे देखा जैसे कुछ सोच रहा हो। थाली में बस 2 रोटियां थीं। एक कटोरे में बहुत पतली दाल, जिसमें दाल से ज्यादा पानी था, और थोड़ा सा चने की सब्जी। उसने धीरे से रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ा और मुश्किल से निगलते हुए पूछा, मोहन कहाँ है? इतनी धूप में कहाँ गया है? मोहन उसका छोटा भाई था, करीब 18 साल का। वह इस साल हाई स्कूल का प्राइवेट एग्जाम देने की तैयारी कर रहा था, लेकिन वह कब से घर से गायब था यह सावित्री को भी ठीक से नहीं पता था। सावित्री एक पल को घबरा गई। सच बताने की हिम्मत उसमें नहीं थी, इसलिए उसने झूठ बोलते हुए कहा, किसी दोस्त के घर पढ़ने गया है, आता ही होगा। उसका दिमाग बहुत तेज है, बस पढ़ाई में ही लगा रहता है, दिन रात पढ़ता रहता है। रामचंद्र ने कुछ नहीं कहा। उसने एक टुकड़ा मुंह में रखा और फिर पूरा गिलास पानी पी गया। इसके बाद वह चुपचाप खाने लगा। वह रोटी के बहुत छोटे छोटे टुकड़े करता और उन्हें धीरे धीरे चबाता, जैसे हर कौर उसके लिए भारी हो। सावित्री डर और चिंता से उसे लगातार देख रही थी। कुछ देर बाद उसने हिम्मत जुटाकर धीरे से पूछा, वहां कुछ हुआ क्या? रामचंद्र ने अपनी बड़ी आंखों से मां की ओर देखा, फिर सिर झुकाकर धीमी आवाज में बोला, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। सावित्री चुप हो गई। घर में फिर सन्नाटा छा गया। बाहर धूप और तेज हो चुकी थी। छोटे से आंगन के ऊपर आसमान में बादलों के 1-2 टुकड़े तैर रहे थे। गली से कभी कभी किसी गाड़ी के गुजरने की आवाज आती और अंदर खटोले पर सोए छोटे बच्चे की सांसों की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। तभी रामचंद्र ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, प्रमोद ने खाना खा लिया? सावित्री ने उसकी ओर देखा और उदास आवाज में बोली, हाँ, खा लिया। रामचंद्र ने फिर पूछा, रोया तो नहीं था? सावित्री ने फिर झूठ बोल दिया, नहीं, आज तो बिल्कुल नहीं रोया। बड़ा समझदार हो गया है। कह रहा था कि बड़े भैया के पास जाऊंगा। इतना कहते कहते उसकी आवाज भरा गई। आगे के शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसे याद आया कि कल ही प्रमोद ने रेवड़ी खाने की जिद की थी और करीब 1.5 घंटे तक रोता रहा था, तब जाकर सोया था। रामचंद्र ने हैरानी से मां की ओर देखा, फिर बिना कुछ कहे सिर झुका लिया और थोड़ा तेजी से खाने लगा। जब थाली में सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा बचा तो सावित्री धीरे से बोली, एक रोटी और ले आऊं? उसकी आवाज में ममता थी, लेकिन साथ ही एक डर भी छिपा हुआ था, जैसे वह जानती हो कि घर में देने के लिए अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है। रामचंद्र ने जैसे ही सुना कि माँ एक और रोटी लाने की बात कर रही है, वह अचानक घबरा सा गया और जल्दी से बोला, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा पेट भर गया है। मैं तो ये भी नहीं खाने वाला था, अब बस और नहीं। उसकी आवाज में घबराहट भी थी और थोड़ी झुंझलाहट भी। सावित्री ने उसे ध्यान से देखा। वह जानती थी कि उसका बेटा सच नहीं बोल रहा है। उसका मन नहीं माना, इसलिए उसने प्यार से फिर कहा, अच्छा, पूरी नहीं, आधी ही ले लो बेटा। लेकिन इस बार रामचंद्र को गुस्सा आ गया। वह थोड़ा तेज बोल पड़ा, क्या ज्यादा खिलाकर बीमार करना चाहते हो तुम लोग? समझते क्यों नहीं? अगर मुझे भूख लगी होगी तो मैं खुद नहीं खा लूंगा। उसकी बात सुनकर सावित्री चुप हो गई। वह वहीं बैठी रह गई, जैसे उसके पास अब कहने के लिए कुछ बचा ही ना हो। उसकी आंखों में हल्की उदासी उतर आई। रामचंद्र ने थाली में पड़े आखिरी टुकड़े की ओर देखा, लेकिन हाथ पीछे खींच लिया। फिर उसने लोटे की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, माँ, पानी दे दो। सावित्री तुरंत उठी और लोटा लेकर पानी भरने चली गई। उसके जाते ही रामचंद्र कुछ पल चुप बैठा रहा। उसने उंगलियों से कटोरे को हल्के से छुआ, जैसे बिना वजह कुछ कर रहा हो। फिर उसने धीरे से अपना हाथ थाली के पास रखा। कुछ सेकंड बाद उसकी नजर उस आखिरी बचे रोटी के टुकड़े पर गई। उसने उसे धीरे से उठाया और कुछ पल तक उसे देखता रहा।
उसके चेहरे पर अजीब सी हालत थी, जैसे वह अपने मन से लड़ रहा हो। फिर उसने एक बार इधर उधर देखा, जैसे कोई देख तो नहीं रहा, और आखिर में बहुत धीरे से उस टुकड़े को अपने मुंह में रख लिया, इतनी चुपचाप जैसे वह खाना नहीं बल्कि कोई छोटी सी चीज हो, जैसे पान का एक कौर। उस पल में उसकी भूख भी छिपी थी और उसकी मजबूरी भी। मझला बेटा मोहन जैसे ही घर आया, उसने चुपचाप हाथ पैर धोए और आकर पीढ़े पर बैठ गया। उसका रंग थोड़ा सांवला था, आंखें छोटी छोटी थी। वह भी अपने बड़े भाई की तरह दुबला पतला था, लेकिन उतना लंबा नहीं था। उसकी उम्र भले ही कम थी, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता और उदासी झलकती रहती थी, जैसे उसने उम्र से पहले ही बहुत कुछ समझ लिया हो। सावित्री ने उसके सामने थाली रखी और धीरे से पूछा, कहाँ गए थे बेटा? तुम्हें बड़े भैया पूछ रहे थे। मोहन ने जल्दी जल्दी रोटी का बड़ा टुकड़ा मुंह में डालते हुए थोड़े रूखे अंदाज में जवाब दिया, कहीं नहीं, यही था। सावित्री उसके पास बैठकर पंखा झलने लगी। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे वह खुद से ही बात कर रही हो। तुम्हारे बड़े भैया तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि मोहन बहुत होशियार है, बस पढ़ाई में ही लगा रहता है। यह कहते हुए उसने मोहन की ओर ऐसे देखा जैसे वह कोई बात छिपा रही हो। मोहन ने मां की तरफ देखा और हल्की सी फीकी मुस्कान दे दी, फिर बिना कुछ कहे खाने में लग गया। वह तेजी से खा रहा था। थोड़ी ही देर में उसने 2 रोटियों में से 1 रोटी खत्म कर दी और साथ में ज्यादातर दाल और सब्जी भी खा ली। सावित्री यह सब देख रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। सच तो यह था कि उसे अपने दोनों बेटों से एक अजीब सा डर लगता था, उनकी हालत देखकर, उनकी चुप्पी देखकर और उनकी भूख देखकर। अचानक उसकी आंखें भर आईं। उसने जल्दी से अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लिया ताकि मोहन उसकी हालत न देख सके, और शायद इसलिए भी कि वह और खाना न मांग बैठे। थोड़ी देर बाद जब उसने फिर उसकी ओर देखा तो मोहन लगभग खाना खत्म कर चुका था। सावित्री घबराकर बोली, एक रोटी और दे दूं? मोहन ने रसोई की ओर एक अजीब सी नजर से देखा, फिर धीमे स्वर में बोला, नहीं। सावित्री ने विनती करते हुए कहा, ले ले बेटा, मेरी कसम, थोड़ी सी और खा ले। तुम्हारे बड़े भैया ने भी एक रोटी और ली थी। मोहन ने अपनी मां को ध्यान से देखा, फिर धीरे धीरे बहुत शांत आवाज में बोला, नहीं मां, अब भूख नहीं है, और वैसे भी आज रोटियां कुछ ठीक नहीं बनी, खाने का मन नहीं कर रहा। वह एक पल रुका, फिर बोला, हाँ, अगर तुम चाहो तो थोड़ा सा दाल दे दो। सावित्री कुछ बोल नहीं पाई। उसने चुपचाप कटोरा उठाया और उसे दाल से भरकर मोहन के सामने रख दिया। मोहन ने बिना समय गंवाए कटोरा मुंह से लगा लिया और जल्दी जल्दी दाल पीने लगा, जैसे बहुत भूखा हो। धीरे से उठकर प्रमोद के पास गई। वह अभी भी सो रहा था, कमजोर, दुबला सा, जैसे जरा सी हवा से भी हिल जाए। सावित्री ने उसे प्यार से जगाया, उठ बेटा, थोड़ा खा ले। प्रमोद ने उनींदी आंखें खोली। पहले तो कुछ समझ नहीं पाया, फिर मां को देखा और चुपचाप उठकर बैठ गया। सावित्री ने रोटी का जो टुकड़ा अलग रखा था उसे दाल में डुबोकर छोटे छोटे कौर बनाकर उसके मुंह में डालने लगी। प्रमोद बिना कुछ बोले खाता रहा। और चाहिए? सावित्री ने धीरे से पूछा। प्रमोद ने सिर हिला दिया, नहीं। असल में उसे और भूख थी, लेकिन वह मां की हालत समझता था। उस रात घर में सब अपने अपने ख्यालों में डूबे रहे। कुछ हफ्ते बाद बड़े बेटे की नौकरी लग गई थी, लेकिन वह पहले जैसा नहीं रहा। अब वह कम बोलता था, घर देर से आता था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक रात सावित्री ने धीरे से पूछा, बेटा, काम ठीक चल रहा है ना? वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ ठीक ही है। लेकिन उसकी आवाज में वो बात नहीं थी। मोहन दूर बैठा सब सुन रहा था। उसने गौर किया, भैया की आंखों में थकान से ज्यादा कुछ और था, जैसे कोई बात छुपा रहे हो। एक दिन मोहन ने सोचा,
आज देखता हूं भैया आखिर करते क्या हैं। वह चुपचाप पीछे पीछे निकल पड़ा। बड़ा भाई शहर की सड़क पार करके एक बड़े दफ्तर की तरफ गया, लेकिन अंदर जाने के बजाय वह पीछे की गली में मुड़ गया। मोहन का दिल धड़कने लगा। गली के उस पार एक निर्माणाधीन इमारत थी। चारों तरफ धूल, ईंटें, सीमेंट और मजदूर, और उन्हीं मजदूरों के बीच उसका बड़ा भाई। उस दिन जब बड़ा भाई घर लौटा तो मोहन दरवाजे पर ही खड़ा था। भैया, उसकी आवाज भारी थी। बड़े भाई ने चौंक कर देखा। क्या हुआ? मोहन ने सीधा पूछा। ऑफिस में बहुत काम था आज। भाई कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ बहुत। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। झूठ मत बोलो भैया, मैंने सब देख लिया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सावित्री भी अंदर से सुन रही थी। बड़े बेटे ने धीरे से नजरें झुका ली। हाँ, मैं मजदूरी करता हूं। सावित्री का दिल जैसे रुक गया। पर क्यों बेटा? उसने कांपती आवाज में पूछा। वह धीमे धीमे बोला, अम्मा, नौकरी मिली थी पर टिक नहीं पाया। फिर घर का खर्च, प्रमोद की दवा, मोहन की पढ़ाई। उसकी आवाज भर्रा गई। कोई और रास्ता नहीं था। अगर मैं सच बता देता तो आप लोग और टूट जाते। इसलिए सोचा झूठ ही सही, पर घर तो चल रहा है। कुछ महीनों तक घर की जिंदगी उसी तरह चलती रही। मेहनत, थकान, लेकिन अब जैसे धीरे धीरे किस्मत उनका साथ देने लगी थी। एक दिन मोहन काम से लौटा तो उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। उसने धीरे से बताया कि उसकी नौकरी एक अच्छे ऑफिस में लग गई है। सावित्री पहले तो विश्वास नहीं कर पाई, फिर उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उसे लगा जैसे बरसों बाद घर में सचमुच रोशनी आई हो। मोहन की नौकरी लगने के बाद बड़े बेटे के अंदर भी नई हिम्मत आ गई। उसने मजदूरी का काम छोड़कर फिर से नौकरी ढूंढनी शुरू की। कुछ ही दिनों में उसे भी एक अच्छे ऑफिस में काम मिल गया। इस बार काम पक्का था, तनख्वाह ठीक थी, और सबसे बड़ी बात इज्जत थी। जब उसने यह खबर घर में सुनाई तो सावित्री चुपचाप भगवान का नाम लेने लगी। उसके चेहरे पर सुकून साफ दिखाई दे रहा था। अब घर धीरे धीरे बदलने लगा। खाने में पहले से थोड़ा अच्छा बनने लगा। प्रमोद की दवा समय पर आने लगी और उसकी सेहत भी सुधरने लगी। आंगन में अब उतनी उदासी नहीं रहती थी। कभी कभी हंसी की आवाज भी सुनाई देने लगी। सावित्री जब अपने तीनों बेटों को साथ बैठकर खाते हुए देखती तो उसे लगता कि उसकी सारी मेहनत और दुख अब रंग ला रहे हैं। धीरे धीरे दोनों बड़े बेटों ने मिलकर कुछ पैसे जोड़ने शुरू किए। खर्च संभालते हुए, छोटी छोटी बचत करते हुए उन्होंने एक दिन फैसला किया कि अब घर को थोड़ा ठीक करना चाहिए। फिर क्या था, आंगन में 2 छोटे छोटे कमरे बनवाए गए, टूटी दीवारों को ठीक कराया गया और घर की हालत पहले से काफी बेहतर हो गई। जब नया कमरा बनकर तैयार हुआ तो सावित्री देर तक उसे देखती रही। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे यह सिर्फ ईंट पत्थर का कमरा नहीं, बल्कि उसके बच्चों की मेहनत और सपनों का फल हो। इसी बीच बड़े बेटे की जिंदगी में एक और नया मोड़ आया। ऑफिस में काम करते करते उसकी पहचान एक लड़की से हुई। वह लड़की सीधी सादी और समझदार थी। धीरे धीरे दोनों के बीच बात बढ़ी और एक दूसरे को समझने लगे। बड़े बेटे को पहली बार लगा कि जिंदगी में सिर्फ जिम्मेदारियां ही नहीं, कुछ अपने सपने भी हो सकते हैं। एक दिन उसने हिम्मत करके सावित्री से अपने मन की बात कही। सावित्री ने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुराकर कहा कि अगर लड़की अच्छी है और उसे समझती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनकर बड़ा बेटा जैसे अंदर से हल्का हो गया। कुछ समय बाद दोनों की शादी सादगी से हो गई। घर में एक नई बहू आई और उसके साथ एक नई खुशी भी। अब वह छोटा सा घर पहले जैसा उदास नहीं था। वहां मेहनत थी, प्यार था और सबसे बढ़कर एक दूसरे का सहारा था। सावित्री अब अक्सर रात को बैठकर अपने बच्चों को देखती और सोचती, जिंदगी ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन आखिरकार उनके घर में खुशियां लौट आई हैं। अब उसे डर नहीं लगता था, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि उसके बेटे हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं
और इस तरह उस छोटे से घर की कहानी, जो कभी दुख और संघर्ष से भरी थी, अब उम्मीद और सुकून के साथ एक खूबसूरत मुकाम पर आकर ठहर गई।